तो गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज हम डेमोग्राफी के ऊपर इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि डेमोग्राफी में से कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप कवर ना कर पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डाटा इन अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड। देखिए, स्टैटिकल स्टडी पॉपुलेशन की जब हम करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बी डेमोग्राफी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी डेमोग्राफी। ओके, तो बी डेमोग्राफी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर आएगा बी डेमोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर द 2011 सेंसिस इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की कितनी परसेंटेज की पॉपुलेशन के बराबर है, यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो वो 17.5 कंट्रीब्यूट करती है। कितना करती है वो? 17.5%। तो राइट आंसर इसका आएगा सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया होल्ड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो वर्ल्ड में कितना जो है कंट्रीब्यूट करती है इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया? तो वो करती है 2.4%। तो कितना करती है वो? 2.4% करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द मैल्थूसियन थ्योरी ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो इन। तो मैल्थूसियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो करती है, मतलब इसका सिंपल सा है, तो वो कैसे जो है ग्रो करती है? तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करती है? ग्रो करती है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है। तो राइट आंसर है हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच थ्योरी डिस्क्राइब्स द चेंज फ्रॉम हाई बर्थ और डेथ रेट टू लो बर्थ और डेथ रेट एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस। तो ये कौन सी थ्योरी डिस्क्राइब करती है एक चेंज जो कि आता है या तो हाई बर्थ रेट थे उससे लो बर्थ रेट हो गए जैसे जैसे जो है सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है? तो वो कौन सी थ्योरी में जिसे कहा जाता है या डिस्क्राइब किया गया है? तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है। तो राइट आंसर आएगा बी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक सर्कल मॉरलिटी इज़ हाई ड्यू टू। देखिए, फर्स्ट स्टेज जब जब पहला स्टेज था डेमोग्राफिक साइकिल का, मॉरलिटी यानी कि डेथ रेट जो थी वो हाई थी, उसके कारण क्या थे? देखिए, उसके कारण ये थे कि एक तो एपिडेमिक्स थे और दूसरा जो फूड सप्लाई थी वो वेरिएबल थी। मतलब किसी इलाके में जो है एम्पल फूड सप्लाई थी, ठीक थी, पर किसी जगह भुखमरी थी क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मानसून नहीं आया, फेमाइन हो गए, तो उसमें भी जो है क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। तो 6 का राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकेंड कलर को सेट कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन द फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अ पॉपुलेशन टिपिकली बिकम्स। जब फाइनल स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का तो जो पॉपुलेशन है वो क्या बन जाती है? देखिए, सिंपल सी बात है, जब फाइनल स्टेज आता है तो तब तक जो पॉपुलेशन है एक तो वो अर्बनाइज्ड हो जाती है, यानी कि वो शिफ्ट हो जाती है टोटली रूरल टू अर्बन एरियाज, और दूसरा वो लिटरेट होती है, पढ़ी लिखी होती है। तो राइट आंसर आएगा सी, अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट।
तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया इज करंटली एडिंग ओवर 17 मिलियन पीपल ईच ईयर विच इज़ मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विच कंट्री। देखिए इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ना वो करंटली क्या कर रही है, 17 मिलियन पीपल ईच ईयर, यानी कि इंडिया जो है इंक्रीज कर रही है 1.7 करोड़ पीपल एवरी ईयर, ठीक है ना, सी फॉर करोड़ है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये किस कंट्री की जो है टोटल पॉपुलेशन से भी क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जो कि इंडिया हर साल इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इज नोन एज। देखिए जो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, वो क्या होती है। तो देखिए वो सिंपली बर्थ रेट होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो होता है बर्थ रेट, ठीक है ना। BR का मतलब है बर्थ रेट, ठीक है। तो वो होता है बर्थ रेट, तो राइट आंसर है सी, बर्थ रेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल इन पॉपुलेशन स्टडीज़। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है पॉपुलेशन स्टडीज़ में। देखिए सिंपली होता है द ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वंस। मतलब कि ऐसी कौन सी ग्रोथ रेट होगी जिससे जो नई जनरेशन है वो जो पुरानी जनरेशन है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर लेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इज कॉल्ड। देखिए जो जो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स होते हैं पर 1000 वुमेन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बात हो रही है, पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप एक वुमेन का क्या होता है, वो 15 से लेकर 49 ईयर तक उसको प्रोडक्टिव कहा जाता है, फर्टाइल कहा जाता है, तब तक मतलब कि वो चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं पर 1000 वुमेन के जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सी, फर्टिलिटी रेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन्फेंट मोरिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 पर। मतलब कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ जो डेथ है बेबीज़ की कितनी, मतलब एक तो है वो 1 ईयर से पहले होती है, ठीक है ना, 1 ईयर के नीचे नीचे, और पर कितने लाइफ बर्थ के साथ देखते हैं, तो पर 1000 लाइफ बर्थ के साथ देखते हैं। तो राइट आंसर है बी। ओके, मटेरियल mortality rate is expressed as deaths per how many live births। देखिए मटेरियल mortality rate क्या होता है कि उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, डेथ्स पर हाउ मैनी लाइव बर्थ्स। तो क्या वो 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 लाख होता है, या 10 लाख होता है। तो वो होता है 1 लाख, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म है और डेमोग्राफिक बर्डन एक टर्म है। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जब जो प्रोडक्टिव लोग हैं यानी कि जो वर्किंग ग्रुप है वो ज़्यादा हो चाइल्ड या ओल्डर ग्रुप से, ठीक है ना। और वर्किंग ग्रुप क्या होता है कि आप लगा लीजिए कि 15 से लेकर 49 ईयर तक जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं 15 से छोटी एज के बच्चों से, या क्या बोलते हैं, या 60, सॉरी ये यहाँ पर 60 आएगा, ये वो, ठीक है ना, 60 ईयर के ज़्यादा लोगों से, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है। तो चलिए इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो एंड लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द वर्किंग एज ग्रुप जनरली डिफाइंड एज इन द डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्किंग जो एज ग्रुप है वो क्या होती है। तो देखिए वो होती है 15 से लेकर
64 ईयर्स, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना। 15 से लेके 64 ईयर्स होती है, ठीक है। कहीं 64 दिया, कहीं 60 दिया, बट आप ये याद रखो कि 15 से लेके 64 ईयर्स, ठीक है, ये होती है। अब कहीं जगह ना ये 18 से लेके 60 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कहीं बहुत ज़्यादा जगह 18 से लेके 60 भी दिया हुआ है। तो एक बार आप भी इसको ना अपने सोर्स से चेक ज़रूर करना कि इसका राइट आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि 18 से 60 भी बहुत जगह दिया हुआ है और 15 से लेके 64 भी बहुत जगह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आपको एक बार चेक ज़रूर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच पीरियड इज नोन एज द फेज ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन इन इंडिया? ऐसा कौन सा फेज था इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पर कहा गया कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट है, ठीक है। तो वो था 1901 से लेकर 1921 तक, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ए, 1901 से लेकर 1921 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। वाई इज़ द ईयर 1921 कॉल्ड द ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड? डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है साल 1921 को, पर क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस साल के दौरान क्या हुई थी, पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन हुई थी, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटी थी। तो इस वजह से इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा इट रिकॉर्डेड एन एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन नंबर। तो 17 का राइट आंसर हमारा आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। द पीरियड ऑफ 1951 टू 1981 इज करेक्टराइज्ड एज द पीरियड ऑफ। देखिए जो पीरियड है 1951 से लेके 1981 तक, उसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। तो सर वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उस दौरान पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हुई है, एक्सप्लोड हुई है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेबलाइजिंग इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर द नोट्स? मतलब सिंपल सी बात है कि क्या पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया की पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन जो है हमने रोकनी है या स्टेबलाइज करनी है इंडिया की, तो वो है 1.8 बिलियन बाय 2041। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्या है वो 1.8 बिलियन बाय 2041। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फेज एक्सपीरियंस्ड अ स्टीप फॉल इन मॉर्टेलिटी वाइल फर्टिलिटी रिमेंड हाई? तो ऐसा कौन सा फेज होता है जहाँ पर मॉर्टेलिटी तो कम होती है लेकिन जो फर्टिलिटी है वो हाई रहती है, मतलब ज़्यादा रहती है फर्टिलिटी लेकिन मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। तो देखिए वो आता है फेज 3, ठीक है, वो आता है फेज 3। तो राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। विच एशियंट इंडियन टैक्स प्रिस्क्राइब्ड द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर टैक्सेशन? तो ऐसा कौन सा एशियंट इंडियन टेक्स्ट है जो ये हमें बताता है कि तब भी वो पॉपुलेशन को काउंट करते थे, किसके लिए, मतलब टैक्सेशन पर्पस के लिए वो पॉपुलेशन को काउंट करते थे। तो वो हमें बताता है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। और एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वो उस ज़माने में, पुराने ज़माने में एशियंट इंडिया में पॉपुलेशन को जो है करते थे अपना कैलकुलेट करते थे, या मतलब उनको कैलकुलेट करते थे पॉपुलेशन को, वो करते क्यों थे? तो बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पर कि क्या वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने आर्मी में भर्ती करना था, क्या करना था, मतलब ऐसे करके। लेकिन राइट आंसर था टैक्सेशन। वो टैक्सेशन कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन को क्या करते थे, काउंट करते थे। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज द मुगल किंग ड्यूरिंग हुज रिजम द एन अकबरी कंटेनिंग पॉपुलेशन डाटा वाज रिटन? तो देखिए मुगल किंग कौन था जब एन अकबरी लिखी गई थी? एन अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि एन अकबरी लिखी किसने थी? अबू फैजल ने लिखी थी। और उसमें क्या था, उसमें जो है पॉपुलेशन डाटा को मतलब कलेक्ट किया गया था, कंटेन करता था वो। तो वो कब लिखी गई थी? तो वो अकबर के टाइम पर लिखी गई थी। तब कौन था राजा? तो अकबर था। तो 22 का राइट आंसर आएगा बी, अकबर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनियस सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो पहली बार सिंक्रोनियस सेंसस इंडिया में कब जो है कंडक्ट किया गया था? तो 1881 में किया गया था। राइट आंसर आएगा 1881। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि ऐसे सिंक्रोनियस नहीं बट ऐसे फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था, तो वो 1892 में किया गया था। तो ये भी याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सेंसस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। जो सेंसस एक्ट है वो कब इनेक्ट किया गया था? तो वो 1948 में इनेक्ट किया गया था। तो राइट आंसर आएगा सी, 1948। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन था? तो वो था MWM यीट्स। तो इसका राइट आंसर है सी। तो ये आपको याद रखना है, वो कौन था? MWM यीट्स था। तो अब आपको बताना है कि विवेक जोशी जो है वो क्या थे, ठीक है ना? तो आपको डी के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। द सेंसस मूवमेंट इन इंडिया इज करंटली डिफाइंड एज द। देखिए, सेंसस मूवमेंट इंडिया में किसको करंटली डिफाइन किया जाता है, किस डेट को किया जाता है, ठीक है? तो देखिए, वो किया जाता है सनराइज ऑफ द 1 मार्च को, ठीक है? सनराइज ऑफ द 1 मार्च को किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? तो 1.21 बिलियन, ठीक है ना? 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़ थी। अब तो वो 1.40 बिलियन हो गई है, 140 करोड़ हो गई है। बट 2011 के अकॉर्डिंगली 121 बिलियन थी, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011। 2011 के अकॉर्डिंगली कौन से स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन थी? तो वो तो सर आपको पता ही होगा, वो थी डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? और आपका क्वेश्चन है कि कितनी थी, 20 करोड़ थी या कितनी थी? ये आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रिकॉर्डेड लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? तो वो 74.04% था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, आपको याद रखना है कि वो 74.04% था लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो कौन से स्टेट की जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में? तो वो सी, केरला की है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये सबको पता ही होगा कि केरला जो है उसी की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, जो कि 92 पॉइंट समथिंग है। तो ये भी आपको याद रखना है। खैर, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो कौन सी स्टेट की लोवेस्ट लिटरेसी रेट थी? तो वो भी सबको ही पता है कि वो बिहार की है, ठीक है ना? तो ये भी एक हिसाब से इजी ही क्वेश्चन आ गया कि बिहार की जो है लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट वाज द ओवरऑल सेक्स रेशो जिसे हम फीमेल्स पर 1000 मेल भी कहते हैं इन 2011। सिंपल सी बात है कि सेक्स रेशो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली कितनी थी? तो वो थी 940, ठीक है? तो वो कितनी थी? 940। तो ये भी आपको याद रखना है, 32 का राइट आंसर है सी, 940। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशो। कौन सी स्टेट की हाईएस्ट सेक्स रेशो थी? तो वो भी किसकी थी? जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा होगी उन्हीं को इतना दिमाग होगा, है ना, कि भाई लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना है। तो राइट आंसर आएगा बी, केरला,
ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी, केरला। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया? इंडिया में लोवेस्ट सेक्स रेशो किसकी है? तो वो है बी, हरियाणा की। ठीक है ना, हरियाणा की लोवेस्ट सेक्स रेशो है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट भी याद रखना है और लोवेस्ट भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशो इन द 2011 सेक्सिस? चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि ज़ीरो से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच में जो है सेक्स रेशो कितनी थी? तो वो थी 919। 35 का राइट आंसर आएगा बी, 919। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, विच यूनियन टेरिटरी इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा? तो कौन सी यूनियन टेरिटरी की लिस्ट, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी में है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, उसका राइट आंसर आएगा सी, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड? तो कौन सी स्टेट जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है? डेंसली का होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो कौन सी है स्टेट की बात चल रही है? तो स्टेट है बिहार, बी फॉर बिहार। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो वो है दिल्ली, और अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से भी पूछा जाए तो फिर भी आएगा दिल्ली, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011? यानी कि किस जो स्टेट की है नेगेटिव ग्रोथ थी, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रो होने के बजाय कम हुई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, नागालैंड। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो कौन सी स्टेट में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का नंबर सबसे ज़्यादा है? तो वो है बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? यानी कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर जो है लार्जेस्ट प्रपोर्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, यानी कि 94.5% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो यहाँ पर ही इसी यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर आएगा सी, लक्षद्वीप। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 40 का सी आएगा, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं? तो वो हैं A47। 47 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। देखिए, इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस विल द 16th सेंसिस विल बी कैरीड आउट? जब 16th सेंसिस होगा, वो कब होगा पता नहीं, और वो 16 नंबर का होगा क्योंकि जो 2011 वाला था वो 15वां था। ठीक है ना, और अगर आज़ादी के बाद देखें तो 7वां था, और अगर जो नेक्स्ट सेंसिस होगा वो आज़ादी के बाद देखा जाए तो वो 8th होगा, और ऐसे 16th होगा। और वो कितनी लैंग्वेजेस में कैरिड आउट किया जाएगा? तो वो 16 लैंग्वेजेस में कैरिड आउट किया जाएगा। तो 42 का राइट आंसर है बी, 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, द 2011 सेंसस वाज प्लान टू बी डन फुल्ली डिजिटली थ्रू? यानी कि जो नेक्स्ट सेंसन है, पहले तो 2021 का था ना, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि जो नेक्स्ट सेंसस है वो प्लान किया गया है वो फुल्ली डिजिटली किया जाएगा। और किससे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, 43 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। विच फैक्टर ऑफ माइग्रेशन फोर्सेस पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस?
कौन से फैक्टर होते हैं माइग्रेशन के जो कि फोर्स करते हैं पीपल के को अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाए? उसको पुल फैक्टर कहते हैं, पुश फैक्टर कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, न्यूट्रल फैक्टर कहते हैं। तो देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, उसको पुश फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? पुश फैक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर है बी, पुश फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच फैक्टर अट्रैक्ट्स पीपल टू अ न्यू प्लेस? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एक नई जगह में? तो वो पुल फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, पुश भेजते हैं और पुल खींचते हैं। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हम बता सकते थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्टेट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ नेट इन माइग्रेशन? यानी कि कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट प्लेस पर आती है कि वहाँ पर जो है माइग्रेशन आई है, ज़्यादा लोग आए हैं? तो वो है महाराष्ट्र। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स? तो ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के गए हैं दूसरी जगह? आउट माइग्रेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बी, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। 47 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम टू कर्ब IMR टू लेस देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इसका मतलब जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, वो क्या एम करती थी कि हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किससे कम कर देना है? तो वो था 30 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्स टू अचीव व्हाट परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज? तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, वो क्या, उसका एम क्या था कि कितना परसेंटेज अचीव करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में? तो उसका राइट आंसर था 80% उन्होंने एम रखा हुआ था। उन्होंने कितना रखा हुआ था? तो 80% रखा हुआ था। तो राइट आंसर आएगा सी, 80%। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। हु हेड्स द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन? नेशनल कमीशन जो पॉपुलेशन के ऊपर होता है, उसको हेड कौन करता है? तो उसको प्राइम मिनिस्टर करता है। तो राइट आंसर आएगा सी, प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में डेमोग्राफिक के ऊपर इंपॉर्टेंट 50 MCQs को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।